हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। ये हमारी लर्निंग वीडियो सीरीज का आखिरी एपिसोड है जिसपे हम स्टेज एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करके देखने वाले हैं। स्टेज एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी में या इन्वेस्टिंग जर्नी में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको स्टेजेस में क्यों रहना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर स्टेज में क्यों बाहर आ जाना चाहिए। मेरा नाम सुभाष है एंड वेलकम टू अवर लर्निंग वीडियो सीरीज। जैसा आप सभी के साथ हुआ होगा, आपने स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद कॉलेज गए, वहां एक बेस तैयार किया और उस बेस एजुकेशन के थ्रू आपने एक कैरियर चूज किया। उस कैरियर में आप ग्रो करते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप उसके बाद रिटायर भी हो जाएंगे एंड देन यू आर डिक्लाइनिंग योर लाइफ। ये हमारा एक डिफरेंट स्टेजेस है हमारे पर्सनल लाइफ में, और कंपनियों की लाइफ भी बिल्कुल ऐसा ही होती है। एक प्रोडक्ट फाउंड किया जाता है, उसको नीश बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट के बेसिस पे कंपनी ग्रो करती है और इस प्रोडक्ट का टाइम चला जाता है, उसके बाद वो कंपनी डिक्लाइन करना शुरू करती है। लेकिन यहाँ कंपनियों के पास एक ऑप्शन होता है, दे कैन इनोवेट एंड रीस्टार्ट दिस स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। चलिए हम स्टेज एनालिसिस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और हम इसके थ्रू कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि किसी भी कंपनी की जो न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, न्यू ग्रोथ पाथ आने वाली है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाए। जैसा ही हम स्टेज एनालिसिस को भी देखेंगे, उसके साथ साथ हमें अपना रिस्क भी मैनेज करते हुए चलना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा एग्जांपल अगर समझना चाहें, अगर कोई रोड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन की गई है, लाइक हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवेज, और उस पर अगर आप 200 की स्पीड से चलेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जरूर होगा ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गोज हायर। और उस पर अगर आप 40 की स्पीड से भी चलेंगे तो वहां पर आपको वो टाइम से आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको उस हाईवे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट्स वाई आपका रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम ये समझेंगे कि आपको कितना एलोकेट करना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो किस तरह से दिखना चाहिए। हम जब कंबाइन करेंगे स्टेज एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को तो हमें एक मैजिकल फॉर्मूला देखने को मिलता है। जैसा हम स्टेज एनालिसिस देखते हैं, वो हमें ये बताता है कि हमें उस दौड़ में, उस रेस में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, और अगर हमें उस रेस में पार्टिसिपेट करना है तो हमें किस स्पीड पे दौड़ना है ताकि हम वो रेस में जीत सके, हम अपना वेल्थ क्रिएशन कर सके। ऐसा ना हो कि हम बहुत स्लो रह जाए, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लगे और हम एक्सीडेंट कर बैठे। सो स्टेज एनालिसिस व्हेन कंबाइंड विद रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। स्टेज एनालिसिस को डीप में समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो हमने 2001 से 2025 तक का चार्ट दिखाया है। अगर आप देखेंगे 2003 के आसपास उसने एक बेस फॉर्मेशन किया था, वहां से जब उसने बेस ब्रेकआउट दिया तो एक स्टेज, अब इसमें स्टेज नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी होगा हम उसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। स्टेज 1 से स्टेज 2 में क्या, जहां उसने ग्रोथ दिखाई, फिर एक स्टेज 3 में चला गया और जैसा ग्रोथ वाले स्टेज को हम स्टेज 2 ही बोलेंगे, तो फिर उसके बाद स्टेज 3 से स्टेज 2 में गया, फिर वहां से एक डिक्लाइन देखने को मिला, सो इस डिक्लाइन इज कॉल्ड स्टेज 4। फिर उसके बाद इसने एक बेस क्रिएट किया जो कि करीब करीब 10 साल तक चला, 2007 से 2017 तक वो बेस बनता रहा। मतलब उस बीच में कंपनी ने कोई सा भी ग्रोथ नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और उसके बाद 2017 से 2021-22 तक उसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और जो शेयर का प्राइस 170-200 के आसपास था वो करीब 1200 रुपए पहुंच गया, 6 फोल्ड्स। और 2021-22 के बाद से फिर से उसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया लगभग पिछले 4 से 5 सालों में। सो दिस इज द स्टेजेस रिलायंस हैज गॉन थ्रू। वो डिक्लाइन के फेज में सिर्फ एक बार गया है, जो कि 2008-9 का पीरियड था, जहां पर सारी की सारी कंपनियां डिक्लाइन कर रही थी ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक, ये रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया का, उसके बाद एचडीएफसी बैंक आता है। उसके अगर स्टेजेस देखें तो स्टेज 1 में 3 साल तो उसने 0 रिटर्न दिया, स्टेज 2 में 4 साल में उसने 350% का, फिर एक स्टेज 3 आया जिसमें उसने 30% से कम का रिटर्न दिया 2.5 सालों में, फिर एक स्टेज 2 आया जिसमें उसने 3 सालों में 150% का रिटर्न दे दिया। सिमिलरली हम बाकी स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एशियन पेंट अनदर नॉन कंपनी, जिसपे आप डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं, जिसमें लगातार कंपनी स्टेज 2 में ही बनी रही। सिर्फ कुछ ऐसा फेज है जैसे 2008-9 का, और अभी जो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है जिसमें कंपनी स्टेज 3 स्टेज 1 में नजर आ रही है। सन फार्मास्यूटिकल्स, इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4, स्टेज 2, स्टेज 3 सारी कंपनियों में हमको दिखता है। आपको इन एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा कि हमें स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 अवॉइड करना है किसी भी कंपनी का। स्टेज 2 जिसमें वो कंपनी ग्रो कर रही है उसे हमें पार्टिसिपेट करना है। नाउ अब इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं किस तरह से कि स्टेज 1 इज बेस फेज, बेसिंग फेज,
यहाँ पर आपका कोई बेस फॉर्मेशन हो रहा हो। बेस फॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है, फ्लैट बेस हो सकता है, कप एंड हैंडल बेस हो सकता है, डबल बॉटम बेस हो सकता है, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, एनी काइंड ऑफ बेस कैन फॉर्मुलेट फ्रॉम देयर। और जैसे ही उस बेस से ब्रेकआउट होता है विद गुड इंटेंसिटी, विद ह्यूज वॉल्यूम, दैट इज द टाइम यू नीड टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द जर्नी। दैट इज कॉल्ड एडवांसिंग फेज, जहां पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ कंपनी आगे बढ़ेगा। और जैसा हर चीजों के साथ होता है, इनिशियली इसको कोई बिलीव नहीं करता है कि हाँ ये स्टेज 2 में आ चुका है। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो तो या तो स्मार्ट मनी होती है लाइक एचएनआईज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो उस स्टेज को फाइंड करते हैं कि हाँ यहाँ से कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। हो सकता है कि उसके फंडामेंटल पैरामीटर सभी मैच ना कर रहे हो जिसके बेसिस पे वो ग्रो कर रहा है, बट आने वाले दिनों में उसे मैच कर जाएंगे। इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं स्टेज 2 को, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस में। प्लीज चेक दैट वीडियो इन फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे जैसे कंपनी स्टेज 2 में आगे बढ़ती जाती है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है और एक ऐसे स्टेज में पहुंचती है जहां पर यूफोरिया हो जाता है। जैसा कुछ दिनों पहले हुआ था कि रेलवे की कंपनियों में यूफोरिया आ गया था या डिफेंस की कंपनियों में यूफोरिया आ गया था, और जैसे यूफोरिया आया लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और उसके बाद उन कंपनियों ने 40, 50, 60% का डिक्लाइन भी देखा। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल टू आइडेंटिफाई कौन सा फेज यूफोरिया फेज है जहां पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बस क्रिएटेड है मार्केट में, और उसके बाद अगर मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो बी केयरफुल। जैसे ही आपका सिस्टम एग्जिट का सिग्नल दे, यू हैव टू मेक एन एग्जिट। ओके, नाउ आपने स्टेज 2 में पार्टिसिपेट कर लिया, अगर मान के चलिए उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, देन वी कॉल इट स्टेज 3, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझने के लिए हम, जैसे हमने बोला कि फंडामेंटली चीजें मीट करनी चाहिए किसी भी कंपनी को, ताकि वो टेक्निकल और फंडामेंटल मैच करके आपको सही डायरेक्शन दे। लेकिन क्या होता है कि इनिशियल फेज में जब यूफोरिया वगैरह आ जाता है तो किसी भी कंपनी का प्राइस उसके मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा हो जाता है, वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। सो उसको एक टाइम करेक्शन की जरूरत होती है। या तो प्राइस करेक्ट हो सकता है, पहला चीज। अगर प्राइस करेक्ट नहीं हो रहा, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टर्स आर वेरी बुलिश ऑन दैट कंपनी, उस केस में क्या होगा कि कंपनी टाइम करेक्ट करेगी, कंपनी कंसोलिडेट करेगी। सो वो इस स्टेज 3 होता है जिसमें कंपनी एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, और वहां से लेवल करने के बाद अगर कंपनी के अंदर अभी भी स्टीम बाकी है, कंपनी अच्छा करने वाली है आने वाले दिनों में, तो इन्वेस्टर्स फिर से उसके अंदर आते हैं और वो एक फिर से स्टेज 2 में चला जाता है। लेकिन अगर वहां से कंपनी अपने जो फंडामेंटल अपने अपने जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, लाइक अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी गिर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिर रहा है, एंड ऑल दोस पैरामीटर्स, तो कंपनी डिक्लाइन मोड में चली जाती है। दैट इज कॉल्ड स्टेज 4, दैट इज डिक्लाइनिंग फेज। सो हमें इन सब में से सिर्फ ये करना है, हमें स्टेज 2 आइडेंटिफाई करना है और हमें स्टेज 2 में पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा स्टेज 1 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। दैट विल डिस्ट्रॉय अवर मनी, दैट विल डिस्ट्रॉय अवर वेल्थ। कौन कौन से ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो आपको डिफरेंट स्टेजेस में लेके जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। आप जब स्टेज 1 में हैं, वहां से ट्रिगर क्या आएंगे, सेल्स ग्रोथ आ सकता है, अर्निंग पर शेयर आ सकता है, कोई पॉलिसी चेंज हो गई मान के चलिए गवर्नमेंट की, जैसे अभी डिफेंस में हो रहा है कि 54,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट गाइडेंस मिल गया, तो वहां से ऊपर जाने की उम्मीद है। वैसे ही एक्सपांशन कर रही है कंपनी, वो प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट बना रही है, न्यू कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, किसी नए जियोग्राफी में जा रही है, ये सारे ट्रिगर्स है जिससे वो स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा सकता है। मार्केट उसको किस तरह से लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ यहाँ जाने के बाद वो स्टेज 2 में कितना देर तक आगे जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसका ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ रेट्स हैं, लाइक सेल्स ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, आरओसी, आरओई, वो किस तरह से जा रहा है। अगर वो उसका अगर ग्रोथ रेट ग्रो होगा तभी कंपनियों का स्टेज 2 कंसिस्टेंटली बना रहेगा। जैसे ही अगर उस ग्रोथ रेट में कोई डिक्लाइन आता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी पिछले साल के सेम क्वार्टर में 25% से बढ़ी, इस साल भी 25% से बढ़ी, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल भी 25% से बढ़ेगी। सो इट इज नॉट अ ग्रोथ इन ग्रोथ। ग्रोथ तो 25% की हो रही है कंपनी की पिछले साल से, लेकिन उस ग्रोथ में कोई और इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट इज स्टॉपिंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मोर इन द कंपनी। सिमिलरली जो यूफोरिया फेज आता है, जब एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द कंपनी इन द मार्केट बट फंडामेंटल रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग,
और नॉट अलाइंड विद द एक्सपेक्टेशंस। जो गाइडेंस है कंपनी का, जो अपने एनुअल रिपोर्ट में, क्वार्टरली रिपोर्ट्स में देती है कि अगले क्वार्टर में हम ये करने वाले हैं, अगले साल हम इतना रिटर्न लेके आएंगे, अगर उससे मैच ना करें देन दिस यूफोरिया फेज गेट्स ओवर। डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, उसका क्या सिंपल सा सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ एक्सेट्रा में, और दे स्टार्ट मिसिंग द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, नाउ अगर ये ग्रोथ रेट और ईपीएस फिर से रीगेन कर लेते हैं, ये गाइडेंस को फिर से मीट कर जाते हैं, तो स्टेज 2 में वापस चली जाएगी कंपनी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो डिक्लाइन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं ग्रासिम सीमेंट के ग्रासिम इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी अपने इनिशियल ईयर्स में। 2013, 14, 15 में कांस्टेंट बनी हुई थी, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का इसका बिजनेस था। लेकिन उसके बाद 2016, 17, 18 में इसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया। वहां पर उसने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दी, वहां से उसका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, वहां से उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा और उसका अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ, जो कि 2019 तक ग्रो हुआ। हाउएवर 2020 में हमको देखने को मिला कोविड। 2020 और 2021 ये 2 साल ऐसे रहे जब मार्केट को रिकवर करके वहां तक आने में टाइम लग गया, बिजनेस का जो सेल्स था वो उस लेवल तक पहुंचने में लग गया, तो वहां तक आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वो स्टेज 4 हो गया। लेकिन उसके बाद से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। 95,000 करोड़ 2022 में, 117,000 करोड़ 2023 में, 1,30,000 करोड़ 2024 में, और अभी तक 1,40,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। सो कंपनी इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग और यहाँ पर उसके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ आपको अर्निंग पर शेयर ग्रो करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज हाउ द कंपनी ऑपरेट्स। एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि स्टेजेस के हिसाब से आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए, ये था हमारा था स्टेज एनालिसिस, जहां हम ये समझ रहे थे कि कौन से स्टेज में हमको पार्टिसिपेट करना है, ना हमको कितना पार्टिसिपेट करना है, हमारा रिस्क कितना लेना है। हमें उसको समझने के लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। रिस्क क्या है? रिस्क है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैंने अगर कोई पोजीशन ली है, मैंने कोई चीज परचेस करी है, तो उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अगर मान के चलिए 1 है और गिरने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैं उसको बोलूंगा 1:1 का रिस्क। ओके, उसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने 100 रुपए का एक शेयर लिया जो 90 रुपए तक गिर सकता है, आपके एनालिसिस के हिसाब से 90 रुपए तक गिर सकता है, और उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 120 रुपए तक की है। तो आपने रिस्क लिया 10 रुपए का, 100 माइनस 90 इज 10। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2 का। 10 डिवाइडेड बाई 20 इज 1:2। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा। आपके हो सकता है कि 10 में से 5-6 ट्रेड आपके ऐसे हो जो लूजिंग साइड में हो, लेकिन अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंटैक्ट रखते हैं, आप ज्यादा लूज नहीं करते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना एक बहुत बोरिंग काम है और बहुत ज्यादा कुछ इंटरटेनिंग होता नहीं है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंसेस में या नंबर्स में, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें घुस नहीं पाते हैं। इसमें सिंपल सा वो क्या है कि आपको मार्केट डेटा एनालाइज करना है, आपको रिस्क कैलकुलेट करना है और आपको अपनी पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से करनी है। सिंपल, आपको रिकॉर्ड रखने हैं, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, किसी भी बिजनेस का, आपको वो करना होता है, विच इज वेरी बोरिंग इन नेचर। हमारा नेचर क्या होता है? हमको प्रॉफिट जल्दी चाहिए होता है, हम अपने लॉस को लेके बैठे रहते हैं। ठीक, अगर आपको मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको 4 सिचुएशन होती हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं, छोटा लॉस कर सकते हैं, या बड़ा लॉस कर सकते हैं। आपने अगर ये 4th सिचुएशन बड़ा लॉस क्रिएट करने का अवॉइड कर लिया, देन डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग मनी इन द मार्केट। हमारा नेचर क्या होता है कि हम जो प्रॉफिट होता है उसे जल्दी जल्दी बुक करते हैं, और जो लॉस होता है उसे हम बोलते हैं हाँ होप स्टोरी में बैठते हैं कि आगे आने दिनों में टर्न अराउंड देगा और उसके बाद मैं इसको बेच के से प्रॉफिट ही कमाऊंगा। और वहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर कोई चीज नीचे जा रही है उसको हम और एवरेज आउट करते जाते हैं। तो इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा कि आपको कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। करेक्ट? और वो सिस्टम जो होगा बहुत ही सिंपल सिस्टम होना चाहिए, और जो जितना सिंपल होता है उतना रोबस्ट होता है। जितने ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका सिस्टम बहुत सिंपल होना चाहिए, और जैसे ही आपका सिस्टम बोले कि एग्जिट कर जाओ, यू ब्लाइंडली फॉलो योर सिस्टम। अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया तो यू विल अगेन इनकर लॉसेस विच विल हर्ट योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
वो प्रॉफिट की बात तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आप बना ही नहीं पाएंगे। सो रिस्क कंट्रोल कैसे किया जाए? रिस्क मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको मैंने सीखा है अलेक्जेंडर एल्डर से। अच्छी बुक है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई वुड रिकमेंड। नाउ रिस्क कंट्रोल में हमारे पास दो रूल है, पहला 2% रूल एंड सेकंड है 6% रूल। 2% रूल आपको आपका इससे बचाता है कि आप बड़ा लॉस ना करो। ओके, इसको हम समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि 2% 6% किसके लिए है। 2% रूल आपको बताता है कि आप बड़ा लॉस ना करो, और 6% रूल ये बताता है कि आपका कैपिटल वैनिश ना हो जाए, आप गेम में बने रहो। आने वाले दिनों में आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करके रखेगा आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 2% रूल फर्स्ट। 2% रूल ये बोलता है कि इन एनी गिवन पोजीशन, ओपन पोजीशन ऑफ योर ट्रेड इन द मार्केट, आप अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द नंबर्स। मान के चलिए आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपका रिस्क एट द रेट 2% कितना हुआ? 5 लाख इंटू 2% 10,000 रुपए का। अब एज्यूम कीजिए कोई शेयर है 100 रुपए का, आपको पसंद आ रहा है, आपके सारे पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है, उसमें आपने इनिशियल स्टॉप लॉस, क्योंकि आपके पास और कोई क्राइटेरिया नहीं, आपने इनिशियल स्टॉप लॉस लिया 10% का, तो आपका रिस्क पर शेयर हो गया 10 रुपए का। अब इस 10 रुपए के शेयर पे आप कितना नंबर ऑफ शेयर परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क ऑफ 2%। रिस्क इज 10,000 एट द रेट, हमने 2% का रिस्क लिया था, 10,000 रुपीज रिस्क डिवाइडेड बाय 10 रुपीज पर शेयर का रिस्क है, तो मैं 1000 शेयर से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता, करेक्ट, इन एट वन गो टू कंट्रोल माई रिस्क। ना इसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा मेरा? 1 लाख रुपीज का। 1000 इंटू 100 इज माई शेयर प्राइस, दैट इज माई 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। अब अगर आप पूछेंगे ये तो मैंने 2% रिस्क से एक शेयर ले लिया, मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हुए, ना यहां आता है आपका 6% का रूल कि आप एट एनी गिवन टाइम इन ऑल द टोटल ओपन पोजीशन 6% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। मतलब 2% में आपका 1 लाख होगा, 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 6% होता है 30,000 रुपए। तो आप किसी भी ओपन पोजीशन में टोटल 30,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। इससे आप डिफाइन कर पाते हैं कि अगर हम सिंपल पिछले एग्जांपल से देखें तो आप 3 बड़े ट्रेड से ज्यादा ले नहीं पाएंगे किसी भी समय जब आपके पास हो कैपिटल 5 लाख का। जब आपके पास 5 लाख का कैपिटल है और आप 6% रूल के हिसाब से जाएंगे और पर ओपन ट्रेड आप 2% ज्यादा का लूज नहीं करेंगे, तो आप मैक्सिमम 3 ट्रेड ले पाएंगे या मैक्सिमम 3 लाख का इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो योर 2 लाख इज सेफ। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आपका ग्रो होगा, जो भी स्टॉक आपका आगे बढ़ते जाएंगे वो आपको उस रिस्क को फ्री करते जाएंगे। मतलब आपने जो रिस्क लिया उसको कवर करते जाएंगे, आपको प्रॉफिट देते जाएंगे, तो आपका रिस्क खत्म हो जाएगा वहां से। आपने मान के चलिए आज 1 लाख रुपए डाले हैं, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू जब 1,20,000 हो जाएगी तब आपका रिस्क जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 लाख से नीचे आ गए। आप मान के चलिए जब 1 लाख में आएगा आप बेच देंगे, तो 0 पे आप बेच सकते हैं, तो आपका रिस्क 0 हो गया। लेकिन आप जो 2% आपने 10,000 रुपए का यहाँ पर लगा रखा था वो फ्री हो चुका है, उसको आप दूसरे ट्रेड में यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख से बढ़ के 4 लाख हो जाएगा। तो ये जो 2% का रिस्क और 6% का रिस्क है, ये आपको मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि डू आई हैव इनफ मनी टू ट्रेड, ओके, एंड सेकेंड डू आई हैव इनफ रिस्क टू ट्रेड। अगर आपके पास दोनों क्वेश्चन के आंसर यस हैं तभी आप उस ट्रेड में घुसेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप उस ट्रेड में नहीं जाएंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। हम इसको गोल्डन ट्रायंगल की मदद से समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, क्या होना है। गोल्डन ट्रायंगल इज ए बी सी। आप इसे मान के चलिए ए इज द मैक्सिमम रिस्क फॉर टोटल कैपिटल फॉर ईच पोजीशन, जो हमने 2% का माना हुआ है। मैक्सिमम बी इज द मैक्सिमम रिस्क पर शेयर, और सी ए डिवाइडेड बाय बी इज सी व्हिच गिव्स यू द नंबर ऑफ शेयर। अगर इसको मैं शॉर्ट में बहुत तेजी से अगर समझाने की कोशिश करूं एग्जाम्पल के थ्रू, तो मान के चलिए आपने आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, 2% के रिस्क के हिसाब से आपका जो रिस्क होगा वो होगा 20,000 रुपए का। आपने स्टॉप लॉस कहीं भी कंसिडर करा हुआ 10% से ज्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। ओके, नाउ कम टू द बॉटम साइड ऑफ टेबल, जहां पर पहला पोजीशन हमने बनाया जहां पर शेयर का बाय प्राइस था 100 रुपए, 10% के स्टॉप लॉस के हिसाब से वहां पर आपका रिस्क आ गया 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर विच इज ए डिवाइडेड बाय बी इज 2000 नंबर ऑफ शेयर। वहां पर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएंगे? 2 लाख रुपए का। सो रिस्क कवर्ड 2 लाख रुपए आ गया। सेकंड पोजीशन आपकी आती है 500 रुपए का शेयर है, उसमें रिस्क 50% का, नंबर ऑफ शेयर 400 हो जाएंगे, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। तीसरा पोजीशन है
₹3000 का शेयर है, 300 रुपए का रिस्क हुआ, 66 नंबर ऑफ शेयर आ गए, 1,98,000 का इन्वेस्टमेंट वहां चला गया। नाउ ये 3 पोजीशन बना के आपने 6% कवर कर लिया, अपना इनिशियल रिस्क आ गया। नाउ यू हैव टू स्टॉप हियर, यू कैन नॉट बुक एनी मोर पोजीशन। जो ये 4th पोजीशन होगी वो हम कब बुक कर पाएंगे या वो पोजीशन कब ले पाएंगे, वो करने के लिए आपको अपना करंट जो वैल्यू है वो देखनी पड़ेगी। सो एज्यूम कि जो ₹100 वाला शेयर था उसकी वैल्यू आज की डेट में हो गई है ₹125, 500 वाले शेयर की वैल्यू है ₹485 और 300 वाले शेयर की वैल्यू है ₹3200। ओके, नाउ इस केस में जो बचा हुआ रिस्क है, जो रिमेनिंग रिस्क है फॉर फर्स्ट पोजीशन इज 0%। वहां पर कोई रिस्क नहीं बचा आपके पास। अगर 10% का स्टॉप लॉस लेते भी हो ₹125 पे, वो ₹12.5 का होता है, विच इज 112.5। 0% रिस्क हो गया। लेकिन जहां आपने ₹500 का पोजीशन लिया था वहां अभी भी 2% का रिस्क बचा हुआ है, और जहां पर आपने ₹3000 वाला शेयर था वहां पर 0.79% का रिस्क बचा हुआ है। नाउ आपके पास कितना परसेंट का रिस्क ओपन हो गया है? दैट इज 2 plus 0.7 is 2.79, 6 minus 2.79 is 3.21% का रिस्क आपके पास फ्री हो गया। नाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग पोजीशन फॉर दैट 3.21% ऑफ रिस्क। वैसा ही हमने यहाँ पर किया कि 2500 वाले शेयर का हमने 250 पोजीशन लिया, जो 80 नंबर ऑफ शेयर आए और 2 लाख रुपए फिर से वहां पर इन्वेस्ट किया और अपना नया पोजीशन बनाया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मूव योर कैपिटल इनटू द मार्केट, और उसी तरह से आपको बाहर निकालना है। दिस इज हाउ द रिस्क मैनेजमेंट इज डन, which will help you in position sizing. When we say about stop loss रखिए या कैसा कीजिए, वो क्यों करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या बाइंग ऑन द डिप्स क्यों नहीं करना चाहिए, आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे उससे कहीं ज्यादा आपको ऊपर आने के लिए कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10% का लॉस करते हैं किसी भी स्टॉक पे, जो हम जनरली स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो आपको उसी सेम लेवल पे आने के लिए 11% का रिटर्न चाहिए होगा। लेकिन इसी 10% के लॉस को आप 50% पे लेके चलिए। मान के चलिए आपका प्राइस ₹100 था, वो ₹50 पे आ गया, तो 50 से 100 तक उसे वापस जाने में फिर से 100% का रन करना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट। इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो डिक्लाइनिंग मोड में, तो कुछ रीजन की वजह से है। वहां पर मैनेजमेंट का इश्यू हो सकता है, प्रोडक्ट का इश्यू हो सकता है, मार्केट मिक्स का इश्यू हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। वहां से वापस जाने के लिए उसको सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो रिटर्न कर पाएगा मार्केट में। सो आप किसी भी नीचे जाती हुई चीज को पकड़ने से बचें, वो आपको अपना रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेवर एवरेज डाउन, और अपना स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा का ना रखें। 2% और 6% के रूल को आप ध्यान देके मान लें, तो आप आधे से ज्यादा आपका रिस्क यहीं खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो फाइनल वर्ड्स, जब हम कंबाइन करते हैं स्टेज एनालिसिस को रिस्क मैनेजमेंट से, तो हम डिफरेंट स्टेजेस में एंट्री करते हैं। मान के चलिए कि आपने आज 1 लाख रुपए डाले, कल के दिन में आपके पास कैपिटल आ गया, फिर आप उसमें डालना चाहते हैं क्योंकि आपका शेयर अच्छा कर रहा है। तो जब शेयर अच्छा कर रहा है तभी आप डालेंगे, जबकि वो स्टेज 2 में होगा। मेक श्योर बिफोर इन्वेस्टिंग कि वो यूफोरिया फेज में नहीं है, अदरवाइज यू फाइंड अदर अपॉर्चुनिटी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, 6000 से ज्यादा शेयर लिस्टेड है। आपको जैसे चाहिए उस तरह की कंपनी मिलेगी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। हर कंपनी में कहीं ना कुछ लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, हाउ यू हैव डिफाइंड योर एंट्री एंड एग्जिट पोजीशंस। बट आप जैसे स्टेजेस पहचान पाएंगे, आप अपनी एंट्री आसानी से कर पाएंगे और एग्जिट आसानी से कर पाएंगे, while keeping your risk in control. And that is the holy grail for winning in a stock market. So this is it for today's session. I hope you must have liked it. If this video has added any value to your time, please don't forget to hit like, subscribe and share buttons. It means a lot to me. From next session or next videos, we'll start looking at particular companies कि हम उसको किस तरह से अपने सिस्टम बना के फिट करें, हम उसके स्टेज एनालिसिस करें, हम उसके रिस्क को देखें, हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल कंबाइन करें। जो भी आज तक हमने सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।